इस्चेमिक हार्ट डिजीज को क्या कहा गया? मॉडर्न एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी। अब कोरोनरी हार्ट डिजीज है क्या? कोरोनरी हार्ट डिजीज का मतलब क्या है कि हार्ट के फंक्शंस का इम्पेयर हो जाना ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ दैट मीन्स कि जो हार्ट मसल्स है उसको ब्लड सप्लाई एडुकेट नहीं हो रही है, जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए उतनी नहीं हो रही है, तो इसलिए वहाँ पे वो अपना फंक्शंस प्रॉपरली हार्ट मसल्स नहीं कर पा रही। अगर वही ऑब्स्ट्रक्शन सस्टेन कर गया, देर तक रह गया, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फाक्शन हो जाएगा, मतलब वो पूरा एरिया हार्ट का, वो पूरी मसल जो है वो डेड हो जाएंगी, नेक्रोसिस हो जाएगी वहाँ पे। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब ये कैसे मैनिफेस्ट करता है? या तो एंजाइना पेक्टोरिस, सडन ऑक्लूजन हो रहा है थोड़ी देर के लिए तो एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, और कंटिन्यूअस सस्टेन्ड ऑक्लूजन है कोरोनरी आर्टरी का, वहाँ पे ब्लॉकेज है और ब्लड सप्लाई काफ़ी देर तक रुकी रही, तब नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। इसके अलावा एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं, जिसको इरेगुलरिटीज ऑफ द हार्ट, कार्डियक फेलर एंड सडन डेथ। लास्ट में अचानक से डेथ भी हो सकती है अगर कोई बहुत बड़ा थ्रम्बस जिसने अक्लूड कर दिया कोरोनरी आर्टरी को। देखिए लोग अभी भी आते चले जा रहे हैं यार, डिस्टरबेंस होने लगता है इसमें। आप लोग प्लीज़ एक चीज़ नोट कर लीजिए, देखिए क्लास टाइमिंग जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा वही होती है 9 PM। तो अब 10 मिनट हम वैसे ही लेट करके चलते हैं कि चलो सब लोग ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद भी कोई 9-10 के बाद कोई 9:15 पे आ रहा है, कोई 9:30 पे आ रहा है, तो बीच से अगर आपकी क्लास छूट रही है तो फिर आपका मकसद क्या हुआ ज्वाइन करने का? सिर्फ तादाद दिखाने के लिए मत ज्वाइन करिए। ठीक, CHD मैनिफेस्ट कैसे करता है? या तो एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एरिथमियाज, कार्डियक फेलर या सडन डेथ हो जाए। अब इसमें जो इंडिया में CHD का पैटर्न है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी आता है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके मुकाबले यहाँ पे एक डिकेड पहले ही CHD का मैनिफेस्टेशन हो जाता है डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में। डेवलपिंग कंट्रीज में 10 साल पहले अगर वहाँ पे पीक एज है CHD की डेवलप्ड कंट्रीज में 70 ईयर्स, तो यहाँ पे 60 ईयर्स पे ही CHD मैनिफेस्ट कर जाएगा इंडिया में। पीक एज क्या है इंडिया की? 51 to 60 ईयर्स एज CHD मैनिफेस्टेशन की। और जाहिर सी बात है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को अगर आप देखें तो मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, हैवी स्मोकर होते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये भी एक अलग से मेजर मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। मोर देन 40% केसेज ऑफ CHD अकेले हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से होते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स मेजर देखिए, दो तरीके के रिस्क फैक्टर्स बताए जाते हैं, नॉन मोडिफिएबल एंड मोडिफिएबल। नॉन मोडिफिएबल का मतलब जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको होना ही होना है, वो रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। और मोडिफिएबल का मतलब जिनको हम अपने तरीके से अगर चाहें तो उनमें हम चेंज कर सकते हैं। तो नॉन मोडिफिएबल कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? सबको आना चाहिए, ये तो कम से कम सबको पता होना चाहिए कि नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो एज है, आप इसको मॉडिफाई कभी नहीं कर सकते। दूसरा जेंडर, मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है कोरोनरी हार्ट डिजीज। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है तो वो कंटिन्यूअस रहेगी, फैमिली हिस्ट्री को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। कुछ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होते हैं, आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जेनेटिक फैक्टर्स को भी। इसके अलावा कहा जाता है कि टाइप ए पर्सनालिटी वाले, अब पर्सनालिटी के कई टाइप्स होती हैं, उसमें से टाइप ए पर्सनैलिटी वाले ये बहुत एंग्जियस होते हैं, इम्पेशेंट लोग होते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी वाले। ये नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स है, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स। अब मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? सर डाइट, ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब। चलिए, आपका ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी हो गया। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस अभी पिछली स्लाइड में हुआ था, बात हुई थी डायबिटीज़। डाइट, अल्कोहल, देखिए, स्मोकिंग। डाइट जो आएगी वो या तो ओबेसिटी में चली जाएगी या फिर
डायबिटीज में, लाइफस्टाइल। हाइपरटेंशन में, सब में चला जाएगा ना। तो इस जी तरीके से इसको नहीं, बल्कि ओबेसिटी ले ली, सिगरेट स्मोकिंग, या यूं कह लीजिए सिर्फ स्मोकिंग। अल्कोहल। अल्कोहल एक अलग से मेजर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स वो भी आता है अल्कोहल का, अभी उसके बारे में जिक्र होगा। हाँ, इसके अलावा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। हाँ। स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस भी है इसमें, सीरम कोलेस्ट्रॉल। हाँ, अगर किसी को हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है या हाइपर लिपिडीमिया है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कोरोनरी हार्ट डिजीज का। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है सिंगल मोस्ट, सबसे ज़्यादा, अगर किस जो मेन फैक्टर है वो हाइपरटेंशन है कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये तो थे कुछ नॉन मॉडिफिएबल एंड मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, इनको याद रख लीजिएगा। कभी कभी हो सकता है ना, क्वेश्चन में यही दे दे कि मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स कौन सा नहीं है। अब तीन इधर से उठा के एक इधर से दे दे नॉन मॉडिफिएबल वाला कोई, जेनेटिक फैक्टर्स इसमें डाल दे इन तीनों के साथ, तो वहां पे एक्सक्लूजन वाला क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो क्या है, डाइट। डाइटरी गोल्स क्या होना चाहिए इनके बचाव के लिए, क्योंकि हम पीएसएम पढ़ रहे हैं तो प्रिवेंशन के लिए ही ज़्यादा फोकस रहना चाहिए इसमें। तो प्रूडेंट डाइट, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान उन्होंने बताया, उसको उन्होंने प्रूडेंट डाइट का नाम दिया। डाइटरी गोल्स क्या होने चाहिए, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। और ये सबसे प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। कहते हैं ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बेस्ट क्या होगा प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल लेवल का प्रिवेंशन सबसे बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। ये जितने भी नॉन इन्फेक्शस डिजीज होती है ना, उसमें ज़्यादातर जो होते हैं मल्टीपल फैक्टर्स मिलके काम करते हैं। मल्टी फैक्टोरियल और वेब ऑफ काजेशन आपने पढ़ा होगा। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो मिलके काम कर रहे हैं। अगर हम इन्हीं के रिस्क, जो ये रिस्क फैक्टर्स है, इनको इमर्ज ही ना होने दें, इनको मतलब पैदा ही ना होने दें, तो वही हो गया हमारा क्या, प्राइमोर्डियल रिस्क फैक्टर। और प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में। अब डब्ल्यू ने जो रिकमेंड किया, जो गोल है, सबसे पहला गोल जो मेन गोल है वो कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो शुड बी लेस देन 3.5। हाँ, लेस देन 3.5, इससे कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशियो। फैट इंटेक, टोटल एनर्जी इंटेक जो है किसी भी पर्सन का, उसमें उसका जो फैट इंटेक है उसको कम से कम वो 20 से 30% तक वो कम कर दे। अपनी डेली का एनर्जी इंटेक जो ले रहा है उसमें से फैट इंटेक वो 20 to 30% वो कम कर दे, रिड्यूस कर दे। इसके अलावा सेचुरेटेड फैट्स वो कितना लेना है उसको, लेस देन 7%, लेस देन 7%। कोलेस्ट्रॉल उसका कितना होना चाहिए डाइटरी, लेस देन 200। इसको याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं, ये कभी भी पूछा जा सकता है इसमें। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और साल्ट इंटेक लेस देन 5 ग्राम्स पर डे, ये एक गोल होना चाहिए किसी भी पर्सन का। सिर्फ कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचने के लिए नहीं, बल्कि हाइपरटेंशन से भी बचने के लिए उसका जो साल्ट इंटेक होना चाहिए पर डे का, वो लेस देन 5 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन अगर मोर देन 75 ग्राम पर डे कोई ले रहा है, तो वो एक अलग से रिस्क फैक्टर बन जाता है किसके लिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। अगर वो मोर देन 75 ग्राम्स पर डे ले रहा है अल्कोहल, तो वो एक अलग से रिस्क फैक्टर हो जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। ये डब्ल्यू के रिकमेंडेड, और इसी ये जो है इसी को हम प्रूडेंट डाइट भी कहते हैं। इसमें याद रखने की चीज़ जो है, ये कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो इट शुड बी लेस देन 3.5, 3.5 से ये कम होना चाहिए। अब आइए स्मोकिंग। स्मोकिंग एक अलग से मेजर रिस्क फैक्टर हो जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। मेजर मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। अंडर 65 ईयर्स एज में 25% ऑफ सीएचडी डेथ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होती है। हम्म, ठीक। इसके अलावा मेन में लेस देन 50 ईयर्स एज में सडन डेथ का भी एक बहुत बड़ा काज है स्मोकिंग। और जितने नंबर यहाँ पे सिगरेट को एग्जांपल में लेके देखें, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में सिगरेट ही पीते हैं लोग, बीड़ी का वहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो वहीं से ये उठा कि नंबर ऑफ सिगरेट्स जो पी रहा है पर डे,
उसी के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसका रिस्क सीएचडी को डेवलप करने के लिए। तो डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीएचडी डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोक पर डे। जितना वो पीता है डेली उतना ही उसका वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है रिस्क। और एक चीज़ कही जाती है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भी अब खास तौर से कि फिल्टर्ड सिगरेट पियेंगे। नहीं, फिल्टर्ड सिगरेट से कोई फायदा नहीं, वो प्रोटेक्टिव नहीं है। जितना रिस्क नॉन फिल्टर्ड से उतना ही फिल्टर्ड से भी है, सेम है दोनों का रिस्क। इसके अलावा ये क्या करता है, ये सिनर्जिज्म का एक्ट करता है। स्मोकिंग, अगर किसी को हाइपरटेंशन है या हाइपरलिपिडीमिया है, दो रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी हैं, और वहाँ पे वो क्या है, स्मोकर भी है, तो वो क्या करेगा, उसके रिस्क को और बढ़ा देगा, डबल कर देगा कोरोनरी हार्ट डिजीज का। अब अगर किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी, कोई स्मोकर था, उसने सीज कर दिया, उसने छोड़ दिया स्मोकिंग करना, 1 साल के अंदर अंदर उसका जो रिस्क है सीएचडी का वो ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। और 10 से 20 साल के बाद नॉन स्मोकर के बराबर उसका रिस्क आ जाएगा। अगर उसने 10 साल तक स्मोकिंग छोड़ दी, स्मोकर था, हैवी स्मोकर था, और 10-15 साल तक उसने स्मोकिंग एकदम छोड़ दी, तो अब जो उसका रिस्क था टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिजीज सीएचडी, वो सेम हो गया जितना नॉन स्मोकर का था। और ख़ास तौर से उनको जिनको एक बार एमआई का अटैक हो चुका है, मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन की हिस्ट्री है जिनको, अब दोबारा से अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा तो कहा जाता है कि वो फैटल होता है। लेकिन अगर उसने स्मोकिंग छोड़ दी तो वो उस फैटल अटैक के चांस को उसने 50% कम कर दिया, सिर्फ स्मोकिंग के सीजेशन से। अब ये एक स्लाइड है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कोरोनरी हार्ट डिजीज का। एक तो ये क्या है, मॉडर्न एपिडेमिक है, ये सबको पता होना चाहिए। कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या है, मॉडर्न एपिडेमिक है। अब सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट, किसी इंडिविजुअल को अगर हम कोई टेस्ट करें उससे ये जाने की इसको कितना रिस्क है सीएचडी का, तो उसके लिए सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट क्या है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग। अगर आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हैं, किसी का कंटिन्यूअसली एलिवेटेड है, दैट मीन्स ही इज प्रोन टू द रिस्क ऑफ सीएचडी, उसको कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क सबसे ज़्यादा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है। और उसमें भी, उस एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा बेटर प्रेडिक्टर है इन कंपैरिजन टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ये कहा जाता है कि मोस्ट डायरेक्ट एसोसिएशन कोरोनरी हार्ट डिजीज से किसका है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसी को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो शुड बी लेस देन। एक्सक्यूज मी सर, सर ये सेकंड पॉइंट आप रिपीट कीजिए प्लीज। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेटर प्रेडिक्टर ऑफ सीएचडी। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक, आमतौर से नॉर्मल अगर हम ये करें, जो खासतौर से प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, तो उसमें दोनों रेस करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों। अब ये कहा गया कि हमने ब्लड प्रेशर किसी का मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसमें हमें किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली एलिवेटेड है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डायस्टोलिक के, तो वो एक बेटर प्रेडिक्टर है, वो ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट करेगा कि दैट पर्सन इज मोर प्रोन टू रिस्क ऑफ सीएचडी। आमतौर से जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टोलिक ही बढ़ा रहता है या आइसोलेटेड डायस्टोलिक ही बढ़ा रहता है। तो ऐसे में प्रेडिक्शन सही नहीं हो, सेकेंडरी काज हो सकता है किसी और वजह, अगर हम उस काज को रिमूव कर दें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ सकता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन वालों में खास तौर से हमको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ज़्यादा ध्यान में रखना है। ओके सर। और किसी को अगर हाइपरलिपिडीमिया है, तो हाइपरलिपिडीमिया में बहुत सारी चीज़ें डिरेंज्ड होती हैं, तो उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर प्रिडिक्शन करना हो किसी को कि इसको सीएचडी हो सकता है कि नहीं हो सकता। मोस्ट डायरेक्ट एसोसिएशन है सीएचडी से किसका, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का। और कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो प्रूडेंट डाइट में डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है कि लेस देन 3.5 होना चाहिए, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल। अब इसमें भी, अब जब एलडीएल की बात आती है तो इसमें एपोलाइपोप्रोटीन ए एंड एपोलाइपोप्रोटीन बी
दीज आर बेटर प्रिडिक्टर्स ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। देखिए ये एज सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स है, और अक्सर क्वेश्चंस यहीं से आ सकते हैं। अब अल्कोहल इंटेक अगर मोर देन 75 ग्राम्स पर डे का है तो ये एक अलग से इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। और कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर रिस्क फैक्टर डेवलप करेगा सीएचडी का, तो दैट मीन्स उसको कितना होना चाहिए सीरम में, मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब प्रोटेक्टिव क्या है कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और क्लिनिकल गोल हमारे सीएचडी प्रिवेंशन के लिए कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो शुड बी लेस देन 3.5 से कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल एचडीएल। इसको तो एकदम याद रखिएगा, हर जगह यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो शुड बी लेस देन 3.5, 3.5 से कम होना चाहिए हमेशा। अब हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कौन सा है, वो हाइपरटेंशन है। और सीएचडी के लिए सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट ब्लड प्रेशर है। इसी को आप इंडिकेट, अगर आप मॉनिटर कर लें तो आप पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन जिसका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, खासतौर से सिस्टोलिक अगर, तो वो ज़्यादा उस पे है, रिस्क पे टू डेवलप सीएचडी। अब इसमें जो प्रिवेंशन हाइपरटेंशन का जो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी हम करते हैं, ये प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन इसमें करते हैं। अब प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन क्या होगा, मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में? तो वही डाइटरी चेंजेस, डायट्री साल्ट इंटेक, नहीं, आप प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को शायद भूल गए आप लोग। उसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या था? रिस्क फैक्टर को हटाना है ना। मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात मैं कर रहा हूँ। व्हाट इज मोड ऑफ इंटरवेंशन इन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन? सर जी इंडिविजुअल एजुकेशन और मास लेवल पे मतलब लोगों को अवेयर कराना। नहीं, देखिए इंडिविजुअल एजुकेशन एंड मास लेवल एजुकेशन जो थी, ये प्राइमोर्डियल लेवल का मोड ऑफ इंटरवेंशन था। आपने सही बताया, इंडिविजुअल एजुकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जब बात आ जाती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में मोड ऑफ इंटरवेंशन। सेकेंडरी में क्या, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है। और टर्शियरी में वो मतलब इम्पेयरमेंट को लिमिट डिसेबिलिटी, करना, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये टर्शियरी लेवल का मोड ऑफ इंटरवेंशन है। मोड ऑफ इंटरवेंशन तो एटलीस्ट याद ही रखिए। अब इसमें प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमें करना है हाइपरटेंशन से बचाव के लिए। तो अब डाइटरी मॉडिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन जो हम करवा रहे हैं, वो प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन में आएगा। कैसे आएगा? कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है, अगर मान लीजिए किसी का साल्ट इंटेक मोर देन 5 है, मोर देन 5 ग्राम्स पर डे है साल्ट इंटेक, तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे भाई तुम, अगर तुम्हें बचना है हाइपरटेंशन से भी, अगर बचना है और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के रिस्क से भी तुम्हें बचना है, तो तुम्हारा डाइटरी इंटेक साल्ट का कितना होना चाहिए, लेस देन 5 ग्राम पर डे। अब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक हो गया कि उसे नमक इतना कम लेना है, अदरवाइज वो क्या होगा, उसको रिस्क डेवलप हो जाएगा कोरोनरी हार्ट डिजीज का। इसी तरीके से फैट इंटेक है, अल्कोहल कंजम्पशन को बिल्कुल रोकना है उसे। और एनर्जी इंटेक, उसको जितना लेना है उतना ही ले, ज़्यादा ना ले, ज़्यादा लेगा तो क्या होगा, फैट अकुमुलेट होगा। तो ये तो न्यूट्रिशनल प्रिवेंशन था। वेट रिडक्शन उसे करना है, अगर ओबीज पेशेंट है या ओवर वेट है, तो बीएमआई उसका कितना लेके आना है, लेस देन 25। साथ में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज प्रमोशन, एक्सरसाइज को हम प्रमोट कराएंगे कि तो रेगुलर एक्सरसाइज अगर कोई पर्सन कर रहा है, अगर रोज डेली वो 15 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो अपने आप को, एक तो उसको हाइपरटेंशन नहीं होगा। जब हाइपरटेंशन नहीं होगा, हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होगा, तो फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज का भी रिस्क फैक्टर उसको डेवलप होने के चांसेस कम है। देखिए मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स यही सब है। नॉन मोडिफिएबल में एज है, सेक्स है, फैमिली हिस्ट्री है, वो तो होनी ही होनी है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है किसी की फैमिली में, तो ये कहा जाता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन फैमिलियल है, उसको अगले उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे या उस दूसरे लोग हैं, उनको भी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, स्मोकिंग, इन सब से बचना है उसे। स्मोकिंग को सीज करना है, कम करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और साथ में मेडिटेशन एंड योगा करना है। हेल्थ एजुकेशन आप उसको दीजिए, बताइए हेल्थ के फ़ायदे बताइए हेल्दी रहने के, और सेल्फ केयर, और ख़ुद से उसको अपनी बचाव करनी है, अपनी केयर करनी है।
ये प्रिवेंशन के लिए, हाइपरटेंशन से प्रिवेंशन के लिए इसके लिए करना। देखो लोग अभी तक आते चले जा रहे हैं। प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन करना है हाइपरटेंशन में, याद रखिएगा। अब इसमें हाइपरटेंशन में एक चीज और आती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, रूल ऑफ हाल्व्स। ये क्या होता है रूल ऑफ हाल्व्स? सबसे पहली चीज तो हाइपरटेंशन जो है वो एक आइसबर्ग डिजीज है। जो जितने लोगों को हाइपरटेंशन है उसमें सिर्फ 50% लोगों को ही पता होता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है। सिर्फ 50% लोग, होता तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन जितने लोगों को हाइपरटेंशन उनमें से सिर्फ 50% लोगों को ही पता होता है कि उन्हें हाइपरटेंशन। और उसमें से भी सिर्फ 50% पीपुल जो होते हैं वो मेडिकल इंटरवेंशन लेते हैं, दैट मीन्स कि एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं 50% पीपुल। और उन 50% में से भी सिर्फ 50% ऐसे हैं जो एडुकेटली ट्रीटेड होते हैं, मतलब जिनका ट्रीटमेंट सही से चल रहा है विद फुल मॉनिटरिंग। कुछ होते हैं उसमें डिफाल्टर होते हैं, कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया, उन्हें लगा कि उनका सही होगा, वो छोड़ के चले गए। तो इस तरीके से ये काम करता है, इसी को रूल ऑफ हाल्व्स कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि रूल ऑफ हाल्व्स जो होता है वो हाइपरटेंशन में पाया जाता है। रूल ऑफ हाल्व्स जो है वो हाइपरटेंशन में पाया जाता है। हाइपरटेंशन क्या आइसबर्ग डिजीज है। इसमें हाफ ऑफ द हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट्स इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर अवेयर ऑफ द कंडीशन। मतलब जितने लोगों को हाइपरटेंशन उनमें से सिर्फ आधे ही लोग, यानी 50% पॉपुलेशन को ही पता होता है कि हाँ उन्हें ये सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के हैं। और उनमें से भी जो जिनको पता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, सिर्फ 50% पीपुल ही वो ट्रीटमेंट लेते हैं। और उन ट्रीटेड पीपुल में से भी सिर्फ 50% ही ऐसे हैं जो एडुकेटली ट्रीटेड होते हैं। ठीक, ये एक तरीके से ये हायरार्की इस तरीके से काम करती है हाइपरटेंशन के केस में। तो इसलिए इसको रूल ऑफ हाल्व्स कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर को ट्रैक कैसे किया जाए? कि, किसी भी इंडिविजुअल का अगर ब्लड प्रेशर को हमें फॉलो करना हो कुछ सालों तक, तो उसको हम अर्ली चाइल्डहुड से एडल्ट लाइफ तक फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जिनका हाई बीपी था उनका कंटिन्यूअसली हाई ही रहता चला जाता है, और जिनका लो है उनका लो ही रहेगा। ये एक ट्रेंड है इसमें ब्लड प्रेशर में। जिनका हाई था शुरू से अगर हम ट्रैक कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअसली वो अपर लिमिट पे ही पाया जाएगा, और जिनका लो है उनका लो ही रहता है। अब ये हाइपरटेंशन का इतना ही था इसमें। अब प्रिवेंशन के लिए, जैसे अब हाइपरटेंशन की आप बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या होगा? ट्रीटमेंट में भाई ढेर सारी एंटी हाइपरटेंसिव्स है। उसमें बहुत सारी ARBs हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो इन सब का जो वो होगा ना, वो जब मेडिसिन की क्लास होगी तो उसमें सिर्फ क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स उस पर एक लेक्चर हो जाएगा। अब दूसरा आता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन ये एक ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका काज जो होता है वो एक इन्फेक्शन है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ओनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसका काज क्या है, एक कम्युनिकेबल काज। आप ये कह लीजिए काज क्या है इसका? इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें रूमेटिक फीवर जब भी होता है तो रिसेंट हिस्ट्री मिलती है किसकी? सोर थ्रोट की। और वो सोर थ्रोट किससे होता है? ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है रूमेटिक फीवर का। और इसमें ये कहा इसके मल्टीपल सेरोटाइप्स होते हैं, और हाईएस्ट रूमेटोजेनिक पोटेंशियल किसमें होता है? M टाइप 5 में। और अब रिसेंटली जो इसमें एडवांसमेंट आई उसमें ये कहा गया कि जो कॉक्सैकी वायरस B4, ये मेन एजेंट है, ये मेन पॉजिटिव फैक्टर है रूमेटिक फीवर का। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो एक कंडीशनिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन अभी भी जो बुक्स आ रही हैं उसमें मेन काज जो इसका रूमेटिक फीवर का है वो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ही है। और ये डिजीज अर्ली चाइल्डहुड और एडोलसेंस की है, 5 से 15 साल में ज़्यादा इसका इंसिडेंस है। और दोनों सेक्सेस इक्वली अफेक्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल्स दोनों में इंसिडेंस इसका बराबर का है। रूमेटिक फीवर इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, लेकिन इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए कम्युनिकेबल डिजीज। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस होती है, सोर थ्रोट होता है, उसके नतीजे में रूमेटिक फीवर डेवलप होता है।
ग्लोबली अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 5 से 30 साल की एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन काज ऑफ हार्ट डिजीज वो यही है, रूमेटिक फीवर है। यानी एडल्ट एज ग्रुप में, चाइल्डहुड टू एडल्ट एज ग्रुप, 5 to 30 ईयर्स एज ग्रुप में पूरे वर्ल्ड में अगर हार्ट डिजीज का सबसे कॉमन काज है वो रूमेटिक फीवर है। इंडिया में इसका प्रिवेलेंस कितना है? 5 to 7 per 1000, 5 to 7% पर 1000 इन 5 to 15 ईयर्स एज ग्रुप, 5 से 15 साल की एज ग्रुप में। अब ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया सबको रूमेटिक फीवर डेवलप हो रहा है, नहीं। सिर्फ 1 से 3% पॉपुलेशन में जिनको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है उनमें रूमेटिक फीवर डेवलप हो सकता है। अब जिन्होंने वो एक क्लास की होगी मेरी, शुरू में मैंने रूमेटिक फीवर पे बताया था बहुत डिटेल में, इसमें से कुछ लोग होंगे। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि वायरल सोर थ्रोट कैसा होता है और बैक्टीरियल सोर थ्रोट कैसा होता है। उसको फिर से कभी जब इसको एज ए मेडिसिन लेंगे मेडिसिन के लेक्चर में तो फिर उसको फिर से डिटेल में देख लेंगे। इसमें सिर्फ ये है कि जितने लोगों को बैक्टीरियल सोर थ्रोट हो रहा है या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हो रहा है सबको डेवलप नहीं होता, बल्कि सिर्फ 1 से 3% पॉपुलेशन को रूमेटिक फीवर डेवलप हो सकता है। और इसमें का कैरियर स्टेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका एरेडिकेशन भी नामुमकिन के करीब है। अब इसमें जो काम की चीज़ है, मोस्ट कॉमन कार्डियक लीजन रूमेटिक फीवर में कौन सा मिलता है? बच्चों में माइट्रल रिगर्जिटेशन है, इन चिल्ड्रेन माइट्रल रिगर्जिटेशन, एडल्ट्स में माइट्रल स्टेनोसिस, इसको याद रखिएगा। बच्चों में माइट्रल रिगर्जिटेशन और एडल्ट्स में माइट्रल स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन का कार्डियक लीजन है। और ईसीजी में क्या पाते हैं हम लोग? फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ईसीजी फाइंडिंग अगर रूमेटिक फीवर के पेशेंट की है तो उसमें जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग हमें मिलती है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक की मिलती है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? किसी को पता है इसकी डायग्नोसिस रूमेटिक फीवर की कैसे की जाती जोन्स क्राइटेरिया। है? रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया पहले आया था, फिर उसको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, इसलिए उसका नाम दे दिया गया रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया। अब रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया में सबको पता है मेजर क्राइटेरिया है, माइनर क्राइटेरिया है और इसेंशियल। इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि वो रिसीडिंग यानी अभी कुछ दिनों पहले का उसको स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलनी चाहिए। अब वो कैसे कैसे उसकी हिस्ट्री मिलेगी वो अभी देखते हैं। सबसे पहले मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या होता है? 5 होते हैं मेजर क्राइटेरिया। सिर्फ पॉलीआर्थराइटिस मत कहिएगा, बल्कि माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, यानी जो लार्ज जॉइंट्स हैं बॉडी के, वेट बियरिंग जॉइंट्स जो हैं उनकी आर्थराइटिस डेवलप होगी और माइग्रेटरी होगी। मतलब आज अगर किसी को मान लीजिए नी जॉइंट में पेन है तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद उसको हिप जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से वो माइग्रेट करती रहती है, एक ही जगह नहीं रहेगी, तो इसको कहा गया माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है कार्डाइटिस। और कार्डाइटिस में भी पैनल कार्डाइटिस याद रखिए। कार्डाइटिस का मतलब जो तीनों लेयर हैं हार्ट की, तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं, इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, तीनों होता है इसमें। पैनकार्डाइटिस हो गया। इसके अलावा इसमें अब सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। प्रेशर एरिया जितने भी बॉडी पे हैं वहाँ वहाँ सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। चौथा क्राइटेरिया जो है वो कोरिया। इन्फ्लेमेटरी। तो इनको सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे या ऐसे? नहीं नहीं, सिर्फ इसमें एक चीज याद रखिए कि वो सबसे लास्ट में जो डेवलप होती है कोरिया। वो कोरिया। और कोरिया का नाम जो सबसे पहले जिसने डिस्क्राइब किया था कोरिया को ना, उसी के नाम से इसको दे दीजिएगा, सीडेनहैम्स कोरिया इसको कहते हैं। और सीडेनहैम्स कोरिया को अगर आप वो करें, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे तो उसमें हिस्टीरिया ज़रूर होना चाहिए, इख्तिनाकुर रहम जिसको कहते हैं। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस उससे बनाते हैं सीडेनहैम्स कोरिया की। और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो एक तो सबसे लेट मैनिफेस्टेशन जो है वो सीडेनहैम्स कोरिया है, एक चीज़ याद रखिए। और दूसरी चीज़ मेजर क्राइटेरिया में याद रखने की है कि अगर किसी को पहले पॉलीआर्थराइटिस डेवलप हो गया तो उसको कार्डाइटिस नहीं हो सकती।
उसको अब कार्डाइटिस नहीं हो सकती, और किसी को कार्डाइटिस अगर हो गई तो उसको पॉलीआर्थराइटिस डेवलप नहीं हो सकता। ये इसमें काम की चीज़ है। किसी को अगर पॉलीआर्थराइटिस है तो उसको कार्डाइटिस नहीं डेवलप होगा, और अगर किसी को पहले कार्डाइटिस डेवलप हो गई तो उसको अब आर्थराइटिस डेवलप नहीं होगा। माइनर तो इसका क्राइटेरिया। कोई रीजन है? जी। तो इसका कोई रीजन है, पॉलीआर्थराइटिस हुआ तो कार्डाइटिस क्यों नहीं हो नहीं, सकता? इसका रीज़न कहीं नहीं बताया गया। इसका एज सच रीज़न मुझे नहीं पता है, मे भी हो। अब बड़ी बड़ी बुक्स देखनी पड़ेंगी। बेसिक में इतना ही है कि अगर किसी को आर्थराइटिस डेवलप हो गई तो उसको कार्डाइटिस नहीं होती, और कार्डाइटिस डेवलप हो गई तो आर्थराइटिस नहीं होती। और इसमें जो इसकी सबसे खास बात है इस पूरे मेजर क्राइटेरिया की, कि जितने भी ये हैं इसमें सिम्टम्स, ये सब के सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ दिनों के बाद रिजॉल्व कर जाएंगे। सिर्फ कार्डाइटिस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। और ये क्योंकि ये देखिए एक्यूट रूमेटिक फीवर क्या एक्यूट कंडीशन है, इसका जो क्रोनिक फार्म होता है वो क्या होता है? इसका क्रोनिक फॉर्म क्या होगा एक्यूट रूमेटिक फीवर का? इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। एक्यूट रूमेटिक फीवर का जो क्रोनिक फॉर्म है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज है। और ये रूमेटिक हार्ट डिजीज क्यों होता है? क्योंकि जो कार्डाइटिस होती है ये फिर ये रिजॉल्व नहीं हो सकती, ये लाइफ टाइम हो जाती है, क्रोनिक फॉर्म में चली जाती है। क्रोनिक फॉर्म में चली गई, अब वहाँ पे स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन, ये सब लीजन डेवलप हो जाते हैं। तो इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है, RHD। ठीक। माइनर क्राइटेरिया में दो तरीके के क्राइटेरिया डिस्क्राइब किए जाते हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी। क्लिनिकल में कौन कौन से आएंगे? आर्थराल्जिया फीवर। फीवर एंड आर्थराल्जिया। एंड लेबोरेटरी में जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स होते हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। अब एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे? ESR है वो इंक्रीज्ड मिलेगा, CRP वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, इसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है। हाँ, यानी ल्यूकोसाइट काउंट जो होगा वो बढ़ा हुआ आएगा। एक तो ये है। दूसरी चीज इसमें जो होता है PR इंटरवल, अगर हम ECG पे देखेंगे तो PR इंटरवल वो बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रोलॉन्ग। नॉर्मल जो होता है 0.1 टू 0.2 के करीब होता है, उससे ज़्यादा ये मिलेगा। PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए। ये इसका माइनर क्राइटेरिया था। कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया है और कुछ लेबोरेटरी मैनिफेस्टेशंस है माइनर क्राइटेरिया। अब इसेंशियल क्राइटेरिया की जो बात हम करते हैं, इसेंशियल क्राइटेरिया में क्या है? एविडेंस मिलना चाहिए हमका, हम लोगों को एविडेंस का पता लगाना है, एविडेंस ऑफ रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन यानी सोर थ्रोट की हिस्ट्री मिलनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ रिसेंट सोर थ्रोट। और स्कारलेट फीवर की भी हिस्ट्री अगर मिल गई तो भी ठीक है, स्कारलेट फीवर की हिस्ट्री हो जानी चाहिए। या फिर ना इंक्रीजिंग टाइटर ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ये कंटिन्यूअसली अगर इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है लगातार, तो ये ज़्यादा अच्छा एविडेंस है इन कंपैरिजन टू रिसेंट सोर थ्रोट। या इसका हो सकता है सोर थ्रोट हुआ हो लेकिन वायरल सोर थ्रोट हो, अगर इंक्रीजिंग लेवल मिले। एक तो ये कि स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर जो है वो बढ़ा हुआ मिला, एलिवेटेड है, ठीक है। अगर हमने 2-3 दिन के गैप पे 2-3 बार चेक किया और हमें ये मिला कि पिछली बार हमने जितना हमें मिला था एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन हो, 2 दिन बाद उससे ज़्यादा मिल गया, दैट मीन्स क्या है कि इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीजिंग टाइटर मिल रहा है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का, तो ये बेटर प्रिडिक्शन है, ये अच्छी है हिस्ट्री के लिए कि हाँ इसको सोर थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ है, किससे? बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से।
ये थे इसके इसेंशियल क्राइटेरिया। अब डायग्नोसिस कैसे बनेगी? चलिए इतनी सारी चीजें तो थी, अब हमको सब 1 मेजर और 2 माइनर। एक बात ये कि 1 मेजर प्लस 2 माइनर, इसके अलावा इसेंशियल क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ, नाम ही है इसका इसेंशियल, इसको पाया जाना जरूरी है। इन प्रेजेंस ऑफ इसेंशियल क्राइटेरिया, एक तो ये डायग्नोसिस इस तरीके से हो, एक मेजर क्राइटेरिया हो, 2 माइनर हो और इसेंशियल क्राइटेरिया कोई हो। दूसरा जो है वो क्या हो, 2 मेजर क्राइटेरिया हो, 2 मेजर हो और इसेंशियल क्राइटेरिया, माइनर भले ना मिले। अब इसमें ये हो सकता है ना, 2 मेजर जब मिला और माइनर की कोई वो नहीं है, तो हो सकता है जो लेट मैनिफेस्टेशन लाइक सिग्निफिकेंस कोरिया हो या सबक्यूटेनियस नोडुल्स हो, तो इससे सिर्फ ये तो मिल गया आपको, साथ में कोई इसेंशियल क्राइटेरिया मिल गया। इसेंशियल क्राइटेरिया में क्या, कोई सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, स्कारलेट फीवर हुआ था उसकी हिस्ट्री है, या स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का टाइट्रेशन ये बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो इससे भी डायग्नोसिस हो जाएगी। या फिर एक मेजर कोई मिले, 2 माइनर और इसेंशियल क्राइटेरिया हो, तो ये इसकी डायग्नोसिस इस तरीके से करते हैं। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है रूमेटिक फीवर की। वो पेनिसिलिन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में जो किया जाता है, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब जिसको अभी हुआ नहीं है, रूमेटिक फीवर का अटैक नहीं हुआ है, बल्कि वो मोर प्रोन है उस एज ग्रुप में, यानी 5 to 15 ईयर्स का एज ग्रुप है, उनके लिए प्राइमरी प्रिवेंशन किया जा रहा है। प्राइमरी प्रिवेंशन, तो अगर बच्चे आए उसके लिए अलग डोज है, और एडल्ट है तो उसके लिए अलग डोज है थोड़ी सी। एडल्ट्स के लिए तो है 1.2 मिलियंस, 1.2 मिलियंस यूनिट पेनिसिलिन की देते हैं IM, सिंगल डोज। सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं 1.2 मिलियंस का एडल्ट के लिए। अब अगर वो बच्चा है, मतलब इन चिल्ड्रंस 5 लाख यूनिट्स देते हैं, ये भी सिंगल डोज IM दी जाती है। बच्चों के लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये किसी को पहले एक बार रूमेटिक फीवर का अटैक हो चुका है। अब इनके लिए कैसे होगा? फिर ये 5 लाख नहीं, ये 6 लाख। हाँ बच्चों पेंसिलिन में। का डोज बढ़ाया जाएगा, जी, और से पेंसिलिन का डोज बढ़ाना चाहिए था। डोज सेम रहेगा, डोज सेम रहेगा। ये देखिए, ये सिंगल डोज इंजेक्शन दे रहे थे ना, अब यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी। डोज यही है 1.2 मिलियन एडल्ट्स में और 6 लाख यूनिट्स चिल्ड्रन में, डोज तो यही रहेगी, लेकिन क्या होगा, ड्यूरेशन। अब मान ली क्योंकि सेकेंडरी प्रिवेंशन है, एक बार उसको क्या रूमेटिक फीवर का अटैक पड़ चुका है, तो इसको हम कैसे देते हैं, इंटरवल ऑफ 3 वीक्स, मतलब एक बार आज हमने आज इंजेक्शन दिया, अब 3 हफ्ते बाद फिर इंजेक्शन देंगे, ऐसे हम देते हैं इसको। तो अगर वो तो रेजिस्टेंट हुआ होगा फिर पेंसिलिन का, क्योंकि उसको तो अटैक आया होगा। रेजिस्टेंस नहीं होता इसमें। ओके। इंटरवल ऑफ 3 वीक्स देते हैं, कब तक देंगे, फॉर 5 ईयर्स। एक तो ये है, या फिर टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। किसी को अगर प्रीवियसली रूमेटिक फीवर का अटैक आ चुका है, तो अब उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए उसको कंटिन्यूसली हमको देना है, 5 साल तक देंगे, या फिर 18 साल की एज तक, जो लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा, जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी उतना उसे देना है। अब मान लीजिए किसी को 15 ईयर्स पे ही
पहला रूमेटिक फीवर का अटैक हुआ, तो हम उसको कब तक देंगे? उसको 5 ईयर्स तक देना है हमें कंटिन्यू, यानी 20 साल तक हम उसे दे रहे हैं। या फिर अगर किसी को 10 ईयर्स पे ही रूमेटिक फीवर का अटैक हो गया था, तो उसको हमको एटलीस्ट 18 ईयर्स की एज तक ये वाली यही 1.2 मिलियन या 6 लाख यूनिट्स, इस तरीके से उसको इंटरवल ऑफ 3 वीक्स, 3-3 हफ्ते के गैप पे उसको कंटिन्यूअसली देना है हमें। अब इसमें से जैसे हमने जोन्स क्राइटेरिया की बात की थी, उसमें से कार्डाइटिस क्या होता है, लाइफ लॉन्ग रह जाता है, और वो बाद में क्या बनाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज बनाता है। तो अगर किसी को कार्डाइटिस हो गई थी उसमें से, तो कार्डाइटिस के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब कार्डाइटिस के लिए जो ड्यूरेशन है, वो ये है कि ये ड्यूरेशन 5 ईयर्स की जगह 10 ईयर्स हो जाए, या ये 18 ईयर्स की जगह 25 ईयर्स कर दीजिए इसको, बस। सेकेंडरी प्रिवेंशन में बेंजाथिल पेनिसिलिन ही दी जाती है। अब अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, इसमें क्या है, एनाफाइलेक्टिक शॉक बहुत ज़्यादा होते हैं पेनिसिलिन